चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज 12 अप्रैल को 10 यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराया सीडीएस का। ठीक है, हम आपको हमेशा से बोलते रहे हैं कि बेसिकली साइंस पर अपना पकड़ बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इसमें 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है। आज के एग्जाम में 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है। एक बार पहले क्या ही बताया कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पहले हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ साथ फिर बात करेंगे कि क्या है, कहाँ से पूछ रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को कुछ बोलना है? स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ट्राई टू गिव आंसर ऑल्सो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस लाइन से देख रहे हैं। आज हम लोग दिस बायोलॉजी का पेपर पहले देख रहे हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन है सीडीएस में, जिसमें से 30 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, जिसमें 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 से 100 आपका 10 बायो से क्वेश्चन रिलेटेड है। हम लोग उसको लाइन से देखने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन, एक सेकेंड पहले अपना कलर चूज किया जाए। ठीक है, द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। समझ में तो आ गया क्वेश्चन। द सेंट्रल साइटोप्लाज्म दिस प्लाज्मिक रीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रीजन का, सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन का पूछ रहा है, ऑफ प्रोकैरियोट कंटेनिंग द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस और प्लास्टिड। क्या होगा आंसर? चलिए, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? न्यूक्लियोइड। थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिए कहानी। ठीक है, आपको याद है हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स का बात करते हैं। प्रो मतलब क्या होता है? दैट इज पुराना। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो पुराना न्यूक्लियस के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? प्रोकैरियोट्स। मतलब हम लोग बैक्टीरिया इन सब का बात कर रहे हैं। वही यूकैरियोट, यूकैरियोट क्या होता है? यूकैरियोट दैट इज नया न्यूक्लियस। ठीक है, जो यूकैरियोट्स है उसमें डिफाइन, जो यू प्रोकैरियोट का बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं हम? दिस इज, हम लोग यूकैरियोट्स का बात कर रहे हैं। जो यूकैरियोट्स होता है उसमें बेसिकली आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियस की जगह? न्यूक्लियोइड। क्या होता है न्यूक्लियस की जगह? न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड वर्ड आपको शायद याद होगा, अभी कभी भी आप मेरा क्लास किए होंगे तो। हम न्यूक्लियोइड को एक तरह से बोलते हैं कि इसका मतलब समझ लो, पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड हियर? दस न्यूक्लियोइड को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, न्यूक्लियोइड का मतलब समझने का कोशिश करो। न्यूक्लियस के जैसा, जैसे ह्यूमनोइड। ठीक है, बोलते हैं ना ह्यूमनोइड रोबोट है, इसका क्या मतलब है? ह्यूमन के जैसा रोबोट। ठीक है, सॉरी, रोबोट वर्ड बाद में हम लोग बात करते हैं। ह्यूमन के जैसा, ओइड जहां वर्ड यूज करता है, ओइड जहां वर्ड यूज करता है, उसका मतलब होता है अलाइक, उसके जैसा। जैसे वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं, वही एक नया टर्म डिस्कवर हुआ, क्या? वायरवाइड। ठीक है, याद है ना, वायरस के बाद हम लोग एक वर्ड यूज किए हुए हैं, वायरवाइड। ठीक है, तो ओआईडी यहां भी आ गया। इसका मतलब क्या है? वायरस के जैसा, यानी वायरस नहीं है, वायरस के जैसा है। ठीक है, ये न्यू डिस्कवरी है, 1971 में टीओ डायनर डिस्कवर किए थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में। ये भी वर्ड आपको जानना है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वायरवाइड। ह्यूमनोइड समझे, वायरवाइड समझे, उसी तरह से वर्ड याद रखो न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के जैसा कुछ है, उसको क्या वर्ड यूज कर रहे हो? न्यूक्लियोइड। बात समझ में आया? यानी ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कंसंट्रेटेड है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए वहां पर कंसंट्रेटेड है, तभी हम लोग वर्ड क्या यूज कर देते हैं? न्यूक्लियोइड। मतलब प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में मतलब न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होता है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल कहां होता है? एक जगह कंसंट्रेटेड आपको दिख रहा होता है, उस कंसंट्रेटेड एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस न्यूक्लियोइड। बात क्लियर है मेरा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको शायद एक और वर्ड याद होगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, हम आपसे शायद क्लास में बार बार बोले हैं कि जब भी देगा ये तीनों वर्ड साथ में देगा, ताकि आप बैठ के कंफ्यूजन में रहो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड। क्या क्या होता है? न्यूक्लियस तो समझ गए कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा यूकैरियोटिक सेल में, तो उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड नहीं। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस के जैसा, जो प्रोकैरियोट का फीचर है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस का फिर क्या फीचर है? देखो, न्यूक्लियस एक्चुअली में न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग दो स्ट्रक्चर का बात करते हैं। एक होता है न्यूक्लियोलस, दूसरा होता है क्रोमेटीन मटेरियल। क्या बोल रहे हैं हम आपसे? न्यूक्लियस के अंदर हम लोग दो स्ट्रक्चर का बात करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो स्ट्रक्चर का बात करते हैं। एक हम आपसे बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और दूसरा हम आपसे बोल रहे हैं क्रोमेटीन मटेरियल, क्रोमेटीन मटेरियल, ठीक है। अब क्रोमेटीन क्रोमोसोम से रिलेट हो गया, तो क्रोमोसोम जैसा कुछ जो वहां बेसिकली मटेरियल होता है, तो हम लोग क्या मतलब मास ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको क्या बोलते हो? क्रोमेटीन मटेरियल। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? यहां पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग वर्ड यूज करते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या यूज करते हैं जी? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस बेसिकली राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्लियर है मेरा बात? चलिए आगे बढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज क्लियर। हम लोग सेम बात ऑलरेडी क्लास में बहुत बार किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाते हैं। 92 क्या? अच्छा, उसमें एक और ऑप्शन था ना जी, सॉरी, एक और था, दैट इज प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड तो बताने का जरूरत नहीं है। प्लास्टिड किसमें होगा? प्लांट सेल का बात कर रहा होगा, जिसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट, ट्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का बात करते हैं, तब हो जाता है आपका प्लास्टिड। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ो, आंसर देने का पहले कोशिश करो, फिर हम आपसे बात करते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है? कह रहा है नियरली ऑल इन्फेंट बेनिफिट फ्रॉम मिल्क। जो भी इन्फेंट है दैट इज बेनिफिटेड फ्रॉम द मिल्क, बट मोस्ट एडल्ट कैन नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट मिल्क। मतलब जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो ज्यादातर एडल्ट, सबके बारे में बात नहीं कर रहा है, ज्यादातर एडल्ट कैन नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट मिल्क। इफ एन एल्डरली पर्सन कैन स्टिल डाइजेस्ट मिल्क, मतलब एज्ड होने के बाद भी अगर वो बेसिकली मिल्क को डाइजेस्ट कर रहा है, हिज बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इनफ ऑफ विच एंजाइम? कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है? जल्दी से आंसर बताने का कोशिश कीजिए। दैट इज लैक्टेज। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा जी? दैट इज लैक्टेज। देखो पहले इसके बारे में एक और बात समझो। ये क्वेश्चन घटना चक्र में भी पहले भी पूछा हुआ है, पिछला भी था, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है आपका, जिसमें पूछा है किस एज में जनरली लैक्टेज टॉलरेंस हो जाता है पर्सन, ठीक है। ज्यादातर लोग लैक्टेज टॉलरेंस होते हैं तो बाय द एज ऑफ 8 इयर्स हम लोग बोलते हैं, बाय द एज ऑफ 8 इयर्स जनरली लैक्टेज का अमाउंट रिड्यूस होने लगता है, मतलब लैक्टेज प्रोडक्शन का अमाउंट रिड्यूस होने लगता है। बहुत ज्यादा बच्चों में हम लोग को देखने को मिलता है कि लैक्टेज का अमाउंट रिड्यूस होने लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि 8 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे लैक्टेज दिस इनटॉलरेंट हो जाता है, तो बेसिकली मिल्क को डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। अब जानते हैं लैक्टेज हेल्प करता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में। लैक्टोज मिल्क शुगर है, ठीक है। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, डाइसैकेराइड के कैटेगरी में आता है। लैक्टेज किसको डाइजेस्ट करता है जी? दिस लैक्टोज किसको करता है? लैक्टोज, LAC होगा ना, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। लैक्टोज को ब्रेक करता है कौन? लैक्टेज। किस चीज में ब्रेक करता है? तो लैक्टोज ब्रेक होता है, एक तो जानते हो ग्लूकोज में प्लस ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज में, सॉरी ग्लैक्टोज में, ठीक है। यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ये ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक हो जाता है लैक्टोज। यानी लैक्टोज क्या है? दिस इज डाइसैकेराइड। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। वहीं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है? दिस इज द मोनोसैकेराइड। तो फाइनली क्या होगा? मोनोसैकेराइड के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। यही तो हो रहा होता है ना। तो बेसिकली यही हम लोग बात करते हैं लैक्टेज के बारे में। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एज में लगभग बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, कब लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका बॉडी लैक्टेज रिलीज करना कम करने लगता है। तो दैट इज बाय द एज ऑफ 8 इयर्स हम लोग ऐसा बात करते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से? सेल्यूलेज आप जानते हैं, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने का बात करता है। अमाइलेज जानते हैं आप, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का बात करता है। व्हाट इज पेक्टेज? पेक्टेज जनरली हम लोग नहीं बात करते हैं ना। पेक्टेज पेक्टिन को ब्रेक डाउन करता है। पेक्टेज जो है पेक्टिन को ब्रेक डाउन करता है। किसको करता है जी? पेक्टिन। अब बोलोगे पेक्टिन क्या है? पेक्टिन पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन पॉलीसैकेराइड है, जो बेसिकली
सेल मतलब फ्रूट्स ये सब के सेल वॉल में पाया जाता है, समझे। दिस पेक्टेज जो है पेक्टिन को डाइजेस्ट करता है। पेक्टिन क्या है? विच इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ये द सेल वॉल ऑफ फ्रूट। वो है क्या? पॉलीसैकेराइड है। समझ में आया? वो है पॉलीसैकेराइड में। किस चीज में ब्रेक करता है? एक्चुअली पेक्टिक एसिड और मिथेनॉल में करता है। ठीक है, किसमें ब्रेक करता है? पेक्टिक एसिड प्लस मिथेनॉल। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है ना, तो उसको बेसिकली ब्रेक कर रहा है कौन? पेक्टिस। ठीक है, तो वो याद रखोगे, दिस फ्रूट वॉल ऑफ दिस ये सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स में पाया जाता है। क्लियर है मेरा बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93। आंसर आप सब देने का कोशिश कीजिए। गलत आंसर होना कोई खास खराबी नहीं है, एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए इसका भी देने का। एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, दिस पेनिसिलिन के बारे में पूछ रहा है। कैन किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स बिकॉज इट टारगेट्स द बैक्टीरियल। सिंपल सा वर्ड में बात कर रहा है, कैसे ये एंटीबायोटिक जो हम लोग दिस पेनिसिलिन यूज करते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है विदाउट हार्मिंग द दिस ह्यूमन सेल्स। क्या होगा आंसर? करेक्ट, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, क्या होना चाहिए जी? दिस इज सेल वॉल। अब कैसे होता है ये भी समझने का कोशिश करो। ठीक है, सेल वॉल का बात करें, कैसे होगा ये? देखो, पहले तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी का। किसका एग्जांपल है? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। यानी ऐसे भी समझो कि ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये फीचर सेल वॉल किसका है? बैक्टीरिया का है। ये फीचर किसका है? बैक्टीरिया का है। तो ये बेसिकली अटैक किसको करता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना होता है जी? पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, यानी पेप्टिडो मतलब प्रोटीन वाला, ग्लाइकेन मतलब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज, यानी प्रोटीन और ग्लूकोज का कुछ कॉम्बिनेशन का बना होगा। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पेप्टिडो ग्लाइकेन। तो एक क्वेश्चन यहां से भी याद रखोगे, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया किसका बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, ये जो एग्जांपल है किसका है? दिस इज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये किसका एग्जांपल? ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किसका एग्जांपल है? दिस इज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। मतलब समझ रहे हो ना कि बेसिकली ह्यूमन को टॉक्सिक नहीं हुआ, बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हुआ। तो क्या वर्ड यूज करने लगे? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। इसलिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पर। क्लियर है मेरे ख्याल से? ह्यूमंस में या फिर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। दैट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द अदर द सेल्स। ठीक है, जैसे प्लांट सेल से हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि ह्यूमंस या फिर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1094 में आ जाते हैं। A researcher is studying different types of cell. बढ़िया है, पढ़ना चाहिए सबको। In which cell type will he or she encounter the highest number of lysosome? इसका आंसर देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सबको आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए, आज ये पहला दिन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग कंटिन्यू रहिएगा तो हम लोग साथ साथ जितना भी क्वेश्चंस आया है एग्जाम तक, लाइक दिस 26 जुलाई को एग्जाम है ना बीपीएससी का, तब तक कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स का। तो बेसिकली इन्वॉल्व होके आंसर दीजिए, तभी हम भी कुछ कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है। क्या क्या लिख दिए हो जी ऐसे बाय द वे? बढ़िया है। तो इसका क्या मतलब है? कुछ भी लिख दोगे? ठीक है, दिस इज सीसी। क्या होता है सीसी? मसल सेल्स इन द टाइट थाइज ऑफ द डिनर। नहीं, ठीक है, चलो इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। कैसे होगा? कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रिसर्चर इज स्टडीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप का सेल स्टडी कर रहा है। इन विच सेल टाइप ही और सी इनकाउंटर द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइसोसोम। कहां हाईएस्ट नंबर लाइसोसोम होगा? थोड़ा सा कहानी याद करो। ठीक है, बेसिकली लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम पहले है क्या? ये चीज तो समझते हो ना। दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, आप खाली याद रखते हो दिस सुसाइडल बैग। ऑफ कोर्स इट इज अ सुसाइडल बैग, बट इनिशियली एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है? लाइक डाइजेस्टिव बैग। किसको डाइजेस्ट करता है? किसी भी तरह का बेसिकली इंट्रासेलुलर, किसी भी तरह का इंट्रासेलुलर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन इसी का काम है करना। मतलब किसी भी तरह का फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर कर रहा है, किसी तरह का वेस्ट एंटर कर रहा है, या किसी तरह का पैथोजेंस, किसी तरह का बैक्टीरिया, तो उन सबको खत्म कौन करेगा जी? ठीक है, लाइसोसोम्स ही तो करेगा। लाइसोसोम एक्चुअली में एंजाइम रिलीज करेगा। लाइसोसोम एक एंजाइम रिलीज करेगा और उसके थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम वर्ड यूज करते हैं हम लोग,
बेसिकली उसके थ्रू ये किसी भी तरह के पैथोजेंस को खत्म कर देता है, ठीक है। आप जानते होंगे इसके लिए हम लोग इसको वर्ड भी यूज करते हैं कि बेसिकली डाइजेस्टिव बैग और दिस सुसाइडल बैग। तो बेसिकली लाइसोजाइम के लिए आप एक वर्ड याद रखते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी याद रखा कीजिए। जब डाइजेस्टिव बैग याद रखेंगे तो काम खत्म है। अब ये तो दिस हम लोग लाइसोसोम्स का फीचर समझ रहे हैं, ये हम लोग लाइसोसोम का फीचर समझ रहे हैं। अब थोड़ा कहानी याद करो, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का फीचर क्या है जी? व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? फाइगो बोल रहे हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये ईटिंग है, मतलब किसी भी तरह का जो बेसिकली वेस्ट है उसको खाने का कोशिश करता है। फाइगो जहां वर्ड आता है, फाइगो का मतलब होता है टू ईट, फाइगो का मतलब होता है टू ईट, मतलब ही होता है उसका, ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। साइटोसिस मतलब सेल का बात कर रहा है, तो बेसिकली किसी भी तरह के सेल को इनगल्फ करने का काम करता है। तो शायद आप डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते होंगे, जैसे हम लोग न्यूट्रोफिल्स का बात करते हैं, दिस माइकोसाइट्स का, ये हाँ मोनोसाइट्स का बात करते हैं, वो क्या होता है? दिस इज फाइगोसाइटोसिस नेचर का रखता है और बेसिकली डिफेंड करने का काम करता है, बॉडी को किसी इंफेक्शन से बचाने का काम करता है। किसी इंफेक्शन से बचा रहा है, यानी कोई अटैक किया होगा तभी तो बचा रहा है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। तो समझ में आया? तो ये कौन सा होना चाहिए? डब्ल्यूबीसी। कौन सा होना चाहिए? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये डिजीज से बचाता है तो किल करके उसको इनगल्फ करके खत्म करता होगा। डब्ल्यूबीसी का कहानी हम अभी नहीं डिटेल से बात कर रहे हैं, कभी बात किया जाएगा। डब्ल्यूबीसी के बारे में बेसिक याद रखिएगा, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। किसमें? ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। जब ग्रैनुलोसाइट का हम बात करते हैं तो वहां तीन तरह का सेल्स देखते हैं, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन सा हम बोले? एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। वहीं एक ग्रैनुलोसाइट में हम लोग दो बात करते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी दो होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कौन होता है? वही जो एचआईवी होने पर टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाता है, यानी फाइटिंग सेल कौन सा है? टी लिम्फोसाइट। टी सेल्स और बी सेल्स, इसका दूसरा नाम है, यूपीएससी ऑलरेडी इसमें 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछ चुका था, ठीक है। तो यही है, दिस इज व्हाइट ब्लड सेल। कमिंग टू द नेक्स्ट, चलिए बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ पिगमेंट? कैरोटेनोइड, ठीक है। अगेन मतलब समझो क्वेश्चन का आंसर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पिगमेंट? पहले ही बोल दिया कि भाई पिगमेंट का फंक्शन नहीं। पिगमेंट मतलब आप जानते होंगे, ठीक है। पिगमेंट बताते हैं, लेकिन फिलहाल सोचो खुद। पिगमेंट कैरोटेनोइड, ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, बताइए, आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर आंसर कुछ टाइप कीजिए, फिर हम बता रहे हैं आपको। नॉट बोला है, नॉट। कौन टाइप की हो? दिस इज डी, सही बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाते हैं, डी डी। चलो सही बात है कि डी होगा, ठीक है। पहले तो एक बात समझो, पिगमेंट बोला, पिगमेंट आप जानते हो क्या करता है? कलर देने का काम करता है। वर्ड क्या है? कैरोटेनोइड। कैरोटेनोइड का मतलब तो समझते हो ना? कैरोटेनोइड एक्चुअली में ये जो कैरेटिन वर्ड है ना, ये कैरेटिन कैरेट से ओरिजिनेट हुआ है। कैरेट लैटिन वर्ड है, ठीक है। कैरोटिन जो है दैट इज एक्चुअली कैरोटा वर्ड है, कैरोटा दैट इज लैटिन वर्ड, वहीं से ओरिजिनेट होता है कैरेट, ठीक है। इसका मतलब ऑइड का मतलब क्या था? अभी तो पढ़े थे ना, ह्यूमनोइड मतलब उसके जैसा, ठीक है। तो कैरेटिनोइड का मतलब क्या हुआ? वो पिगमेंट जो कैरेट के जैसा हो, ठीक है, वो पिगमेंट जो कैरेट के जैसा हो। कैरेट किस कलर का आता है? येलो और ऑरेंज, ठीक है। तो कैरेटिनोइड कौन देगा? येलो और ऑरेंज टाइप का, ठीक है। तो येलो मींस ऑरेंजिश येलोइश कलर जो आपको दिखता है, दैट इज द फीचर ऑफ कैरोटेनोइड। अब ये जहां पर भी होगा, वो कैरेटिन जहां पर भी होगा, वो येलोइश टाइप का या फिर दिस ऑरेंजिश टाइप का फीचर देगा। जैसे मिल्क में भी बोलते हो ना, काउ मिल्क में क्या होता है? कैरेटिन। काउ मिल्क में क्या होता है? कैरेटिन। इसका मतलब मिल्क का, काउ मिल्क का कलर येलोइश होता है कि नहीं? इसी के कारण होता है। किसके कारण? कैरेटिन के कारण, ठीक है। तो खुद लिख रहा है पिगमेंट कैरोटेनोइड। बात समझ में आ गया? तो पिगमेंट बेसिकली सिर्फ लाइट का, कलर का बात करेगा, ठीक है। यानी पिगमेंट करता क्या है? रिफ्लेक्शन करेगा लाइट का, रिफ्लेक्शन करेगा। पहले तो देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो ऑरेंज ह्यूजेस ऑफ दिस ऑटो
सॉरी ऑटोमनल लीव्स, दिस इज लीफ वेव का कलर का बात कर रहा है, ऑटम में जो लीफ होता है येलोइश कलर का, उसका बात कर रहा है। होगा, बिल्कुल होगा। प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन, ये भी होगा, क्योंकि क्लोरोफिल में जब बहुत तेज लाइट पड़ेगा, एक्सेस लाइट पड़ेगा, तो उस समय भी ये कलर इसको बचाने का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा देखो फोटो प्रोटेक्टिव रोल इन आवर आई, ये भी होगा। अब ये पूछोगे कैसे होगा, याद करो विटामिन ए। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन के विजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसको बोलते हो, विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन, याद है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, यानी बेसिकली हम लोग को देखने में कौन करता है हेल्प, किसका जरूरत है, विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए मतलब किसका बात कर रहे हैं हम लोग, बीटा कैरोटीन। एक्चुअली बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, बीटा कैरोटीन, इसलिए हम लोग बार बार वर्ड यूज करते हैं बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो गाजर जैसा है, तो गाजर खाते भी हैं, वहां से भी याद रख सकते हो। विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है, गाजर। ठीक है, तो वहां से भी याद रख सकते हो कि ये बेसिकली रेटिनॉल यानी दिस विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए, तो वहां भी जरूरी होता है। अब देखो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखो, रिएक्शन सेंटर इन द, आगे पढ़ेंगे नहीं, रीजन समझने का कोशिश करो। रिएक्शन सेंटर का बात कर रहा है भाई, रिएक्शन वैक्शन का कहां से बात करेगा, ये तो पिगमेंट है, रिएक्शन थोड़ी ना करता है। क्लियर है मेरा बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, क्या जी समझ में आ रहा है। हाँ, जहां बेसिकली ये दिस कलर का बात करोगे, इस तरह का कलर, उन सब में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देख लीजिए इसमें, 96, अ वर्ल्ड चेस चैंपियन हैज कर्ली हेयर। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियन का बाल कैसा है, ये सब फीचर्स दे रहा है। कर्ली हेयर, अटैच्ड ईयर लोब्स, मतलब कान का ये क्या है, दिस ईयर लोब जो है अटैच्ड है, एंड दिस फ्रिकल्स, ठीक है, which one of the following traits is not likely to be passed on the his or her offspring। खैर ये बच्चा जैसा क्वेश्चन है कि कौन सा कैरेक्टर पास होगा या नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक पास होता है। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कर्ली हेयर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, अटैच्ड ईयर लोब्स जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, दिस फ्रिकल्स बेसिकली जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रिकल्स मतलब समझते हो ना, कि स्किन पर ब्राउन ब्राउन स्पॉट हो जाता, छोटा छोटा ब्राउन स्पॉट जो हो जाता है, मतलब सन एक्सपोजर में रहने से देखोगे कुछ लोगों में ब्राउन स्पॉट्स होता है। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली फ्रिकल्स कहलाता है, तो वो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। चेस का स्किल है, ये डेवलप किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, चेस स्किल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में आ जाते हैं। 97 क्या बोल रहा है, इन ह्यूमंस which chamber of heart receives oxygen rich blood from the lungs first। ठीक है, कौन सा हार्ट चैम्बर बेसिकली ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले रिसीव करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या होगा आंसर, क्या होगा जी आंसर। हाँ सही बोल रहे हो, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, थोड़ा सा याद करने का कोशिश करो, जब हम लोग हार्ट बनाते हैं तो बेसिकली कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, हार्ट ऐसे बनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट बेसिकली इधर क्या हो गया, दिस इज ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रियम, नीचे को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर राइट साइड को राइट एट्रियम और इसको क्या बोलोगे, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बेसिकली ब्लड का निकलने का सिस्टम देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, पूरे बॉडी में घूमने चला गया। ठीक है, पूरे बॉडी से क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, यहां से क्या मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में घूमता फिरता है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा देता है, राइट एट्रियम में, तो यहां क्या पहुंचाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से निकलता है ये। ठीक है, और कहां चला जाता है जी, लंग्स में, क्या बोलोगे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड गया। अब लंग्स उसको साफ सुथरा करके किधर डालता है, लेफ्ट एट्रियम में, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गायब क्यों हो गया जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देता है।
अब ये भाई साहब इधर आ जाता है, ठीक है, यही सिस्टम तो चलता है। उसके अलावा हम लोग वाल्व्स वाल्व्स पढ़े, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, लंग्स से किस में रिसीव कर रहा है? लेफ्ट एट्रियम। आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो जल्दी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू दिस मैन्योर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला है वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सही बात है। वर्मी कंपोस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? अर्थवॉर्म से हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं कंपोस्ट, उसी को बोलते, मतलब वर्मी कंपोस्ट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअल में अर्थवर्म जो बेसिकली प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कास्ट, ठीक है। तो जो बेसिकली एक्सक्रीटरी मैटर होता है उसको बोलते हैं कास्ट, और वही होता है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बात कर रहे हो? बेसिकली बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स ही तो हम लोग यूज करना चाहते हैं। बायो फर्टिलाइजर का मतलब समझते हो ना, जैसे राइजोबियम का बात कर सकते हो, साइनोबैक्टीरिया का बात कर सकते हो, नॉस्टॉक का बात कर सकते हो, एनाबेना, माइकोरेजा, ये सब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो दैट कम्स इन द बायो फर्टिलाइजर, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका है। बायो पेस्टिसाइड्स, नीम का बात कर लो, ठीक है, बीटी दिस, इसका भी बात कर सकते हो, बीटी का, ठीक है। तो नीम ऑयल, बीटी, ये सब इसका एग्जांपल है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज रॉन्ग। ऐसे तो आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा। देखो ना, दो को एलिमिनेट कर दो, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। खैर पढ़ना पड़ जाएगा यार, तीसरा सही है कि नहीं। क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स। दिस इज करेक्ट, क्योंकि हम लोग क्रॉप रोटेशन हमेशा करना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स। तो आंसर क्या होगा जी? बी। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, दिस इज 99, ठीक है। लिस्ट मैच करना है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट, ठीक है। पहले आंसर देने का कोशिश कीजिए, फिर बता रहे हैं हम जल्दी। ट्राई करना है। चलो इधर देखो, ठीक है। पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं क्या होगा। पहले देखो माइटोकॉन्ड्रिया का बात कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है जी? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। इन सब में एक्चुअली में आंसर मार्क करने के लिए क्या होगा? ए का 4, ठीक है, ए का 4, यानी ये दोनों तो नहीं होने वाला है, यही कट गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, साइटोस्केलेटन, स्केलेटन है मतलब क्या होगा? कुछ शेप वेप देने का बात कर रहा होगा, किसका? सेल का, ठीक है। तो दिस मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, तो दूसरा का क्या हो गया? बी का क्या हो गया? दिस इज 1, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया जी? इस तरह से ही मार्क करते हैं, सारा चीज जानना जरूरी थोड़ी ना था। हालांकि देख लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल, ठीक है। हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का पढ़े हुए हैं, वही हम लोग बात किए हुए हैं। दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल। वैक्यूल्स क्या करता है? वैक्यूल तो स्टोर करने का काम करेगा ना, तो स्टोरेज ऑफ केमिकल्स एंड सेल एनलार्जमेंट, ठीक है। तो बेसिकली स्टोर करने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज एंड देयर टाइप्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही मैच नहीं किया गया है? पोलियो वायरस बोलते ही है, तो ये तो सही मैच किया है कि पोलियो क्या है? वायरल डिजीज है। एथलीट्स फूट, ये नाम हम आपको शायद ओरिजिन ही बताए होंगे, ये क्या है? फंगल डिजीज है। इसका ओरिजिन ही क्या है? एथलीट्स के स्वेटिंग के कारण फंगल इंफेक्शन हो जाता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? एथलीट्स फूट। डेंगी फीवर, डेंगी तो वायरस है ना जी, तो आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। डेंगी क्या होगा? वायरस है, ठीक है। नन वायरल डिजीज लिख रहा है, एक्चुअली इट इज अ वायरस, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वोपिंग कफ, बैक्टीरियल डिजीज, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि वोपिंग कफ के लिए याद है ना कि बेसिकली हम लोग इसको पढ़े हुए डीपीटी वैक्सीन में, आपको याद है? एक डीपीटी वैक्सीन का हम आपसे बात किए थे। बैक्टीरियल है, तीनों डिजीज क्या है? बैक्टीरियल है। डी से क्या होता है? डिप्थीरिया, डिप्थेरिया, ठीक है। डिप्थेरिया एक्चुअली में सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन है। क्या है? इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट बोल सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा कौन सा है? पी, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस इसी को बोलते हैं हम लोग, पर्ट्यूसिस को क्या? वोपिंग कफ, वोपिंग कफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेटनस, टेटनस, टेटनस को क्या बोलते हो? लॉक जॉ, ठीक है, जॉ लॉक हो जाएगा, तो लॉक
जॉ, ठीक है, ये जो जॉ है ये लॉक हो जाता है, तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, दिस इज लॉक जॉ, ठीक है। तो डीपीटी वैक्सीन हम लोग पढ़े, उसी में इसका बात करते हैं। डीपीटी क्या है, तीनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये तीनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज में कौन सा आता है, डीपीटी, इसी के लिए वैक्सीन लगता है, डीपीटी वैक्सीन। क्लियर है, यही 10 क्वेश्चन था बायोलॉजी का, ठीक है। अगर आप लोग को सेशन ठीक लगा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ही डिफरेंट एग्जाम्स, हर वीक कुछ ना कुछ एग्जाम होता रहता है, अगर आप कहेंगे तो हम कंटिन्यू क्वेश्चंस लाते रहेंगे उसमें, ठीक है। और हम लोग डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता के जा रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा जो लोग साइंस का कोर्स, देखो पहले एक बात समझो, इसमें हम नाम रखे हैं साइंस डोमिनेटर्स, वर्ड क्या है, मास्टर साइंस सिक्योर सिलेक्शन, इस वर्ड को हम आज जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में समझो कि यही आपका सीडीएस का एग्जाम में 120 क्वेश्चंस में से दिस 30 क्वेश्चन साइंस आया है, जीएस का पेपर का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 1/4 ऑफ द पेपर किसका है, साइंस का है, ठीक है। तो साइंस डोमिनेट करता है जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। और आप अगर पहले क्लास किए हो तो कौन सा क्वेश्चन इसमें था जो हम लोग क्लास में नहीं किए हैं, ठीक है, उस तरह का या उससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं किए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग अगर कोर्स चाहते हैं, लाइव दिस रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अभी हम लोग घटना चक्र का भी एक कोर्स कर रहे हैं। घटना चक्र एक्चुअली प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो उसका लाइन से हम लोग चैप्टर वाइज ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी चल रहा है ऐप पर, अगर आप चाहते हैं तो ऐप का लिंक दिया हुआ, यहां से भी कर सकते हैं ये डाउनलोड, ठीक है। तो बेसिकली स्कैन करिएगा तो आ जाएगा लिंक, वहां से भी डाउनलोड करके आप बेसिकली दिस उसमें ऐप पे देख सकते हैं। चलिए, आज जो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है, कल के क्लास में, ये क्लास 9:30 9:30 में डेली चलेगा, ठीक है, फिलहाल का यही प्लान है। तो बेसिकली डिफरेंट जो एग्जाम्स होता रहता है उसका क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 12th ऑफ दिस अप्रैल को सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 30 क्वेश्चन साइंस का पूछा है, जिसमें से 10 क्वेश्चन दिस बायोलॉजी का था जो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं, दैट इज केमिस्ट्री का सेगमेंट है, ठीक है। आपको थोड़ा-सा अपना रिकैप भी करना है कि बेसिकली कुछ मतलब नया फैक्ट्स आ रहा है तो ऐड ऑन कीजिए, और जनरली पुराना वाला जो है उसको रिवाइज करते रहिए। अगर नोट्स है, कुछ भी कहीं से भी पढ़े तो उसको रिवाइज करते रहिए, वही सब रह रहा है। कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं गया है सीडीएस में साइंस का, ठीक है। तो ट्राई टू आंसर आल्सो, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश कीजिए। दिस इज 56 टू 65, ठीक है। तो बेसिकली ये 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज 56 टू 65, ठीक है। चलिए, लिस्ट को मैच करना है, दिस इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स दिया है और उसको किस ग्रुप में हम लोग रखते हैं उसका बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बिकॉज अगर आप एक दो के बारे में भी जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं पहले, ठीक है। ऐसे हम धीरे धीरे आपको बताते भी जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सेमेरियम का। एसएम मतलब क्या है, दिस इज सेमेरियम। सेमेरियम एक्चुअली में लेंथेनॉइड ग्रुप एलिमेंट्स में आता है, चलो इसमें से देखते हैं, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक टेबल, सीधा इसी में से देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सेमेरियम का। तो सेमेरियम कहाँ है, दिस इज सेमेरियम, यहां पर देखो, एक सेकेंड कलर चेंज करने दीजिए। ये क्या हो गया, दिस इज सेमेरियम, ठीक है। तो ये कौन सा है, दिस इज लेंथेनॉइड्स में आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर इतना भी जानने का जरूरत नहीं है, 62 है। लेंथेनॉइड और दिस एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में आप जानते होंगे। लेंथेनॉइड कहाँ, 57 से बेसिकली हम लोग 71 तक बात करते हैं, मतलब 15 एलिमेंट्स आता है, ठीक है। यहां से देखो लेंथेनॉइड चालू हो गया है और ये कहां तक, 71 तक बात करते हैं। दीज आर द 15 एलिमेंट्स इन द लेंथेनॉइड, ठीक है। तो सेमेरियम तो हम लोग आराम से मार्क कर सकते हैं, किसमें हो गया, लाइन से देख लेते हैं इसको, दिस इज लेंथेनॉइड, ठीक है। तो सेमेरियम किस में आ गया, लेंथेनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, इट इज टॉकिंग अबाउट सीएस। सीएस मतलब क्या हुआ, दिस इज सीजियम, ठीक है। ये सीजियम देखो किस में आता है, दिस कम्स इन द पहला वाला देखिए ग्रुप, ठीक है। पहला वाला देखिए, इसमें आपको 55 नंबर पर कौन दिख रहा है, सीजियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अल्कली मेटल्स है, सीजियम क्या है, अल्कली मेटल्स है, वहां से आप मार्क आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली सीजियम क्या हो गया, अल्कली मेटल्स, ठीक है। सीजियम क्या हो गया, अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट किसका बात किया है, ओएस। ओएस मतलब क्या, ऑस्मियम, ठीक है। ओएस मतलब ऑस्मियम,
चलो ऑस्मियम भी हम लोग खोज लेते हैं। कहाँ खोजोगे? 76 के आसपास देखो, दिस इज ऑस्मियम, ठीक है। ऑस्मियम किस में है? ये क्या बोलते हो? जो बेसिकली दिस बैगनी कलर से दिखा रहा है, इसको क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसको क्या वर्ड यूज करते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ऑस्मियम क्या हो गया? दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली इट कम्स, ये वाला हो गया। अब एक ही बचा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक्टिनोइड सीरीज में मार्क कर सकते हैं। कौन सा है? दिस नेट्यूनियम, ठीक है। एनपी मतलब नेट नेट्यूनियम, ठीक है। तो ये एक्टिनोइड सीरीज में आता है, ठीक है। एक बार देख लो इसको भी यहाँ पर, ठीक है। नीचे मिलेगा आपको, दैट इज एनपी, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? दिस इज 93। तो ये दिस नेप्टूनियम का नेटूनियम का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये किस में आ गया? एक्टिनोइड सीरीज। तो बन गया ना ये। तो बेसिकली आपको मैच करना था। चलिए देख लेते हैं। मतलब दिस इज ए का 4, ए का 4 तो ठीक है। दूसरा एसएम का कौन सा हो गया? दिस इज ए का 4, सीएस का 2, यानी कौन सा आंसर आ गया? दिस इज ए, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज पीरियडिक टेबल, बस याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। रफ आइडिया पीरियडिक टेबल का कैसे क्या चल रहा है, हम लोग कभी डिटेल से पीरियडिक टेबल का जब क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। भाई बात तो सही है, एलिमेंट को थोड़ी ना हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है? मैटर से। याद कीजिए, मैटर में हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का, ठीक है। ये देख लो पहले, किसका बात कर रहे हैं आपसे? मैटर का। तो मैटर में बेसिकली दो हम लोग बात करते हैं, दिस इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। दिस प्योर सब्सटेंस में कौन आता है और मिक्सचर में कौन आता है? मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में मतलब हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बात करते हैं। हम लोग किसका बात करते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। वहीं मिक्सचर में हम लोग क्या बात करते हैं? दिस इज होमोजेनस और हेट्रोजेनस। किसका बात करते हैं? होमोजेनस और हेट्रोजेनस का, ठीक है। बस इतना ही तो है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस आप अच्छे से जानते हैं। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जिसको आप फर्दर मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर आप कह सकते हो, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। तो यही पहला स्टेटमेंट भी है, तो ये सही है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक्चुअली एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही बेसिकली प्योर सब्सटेंस, प्योर दिस मैटर में आता है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? जिसके पास फिक्स कंपोजिशन होता है। कंपाउंड क्या होता है? जिसके पास फिक्स कंपोजिशन होता है, बट यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। तो उसको हम लोग ब्रेक जरूर कर सकते हैं। देखो यहां लिखा है अ कंपाउंड हैज वेरिएबल कंपोजिशन। नहीं, कंपाउंड के पास क्या होगा? फिक्स कंपोजिशन होता है। जैसे H2O का बात कर रहे हो, तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। तो ये वर्डिंग गलत है, ठीक है। अगर यहां रहता है अ कंपाउंड हैज फिक्स कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स कंपाउंड को हम लोग एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तब सही हो जाता। पर वेरिएबल के कारण ये गलत हो गया। मतलब यहाँ फिक्स देना चाहिए इनको। फिक्स क्यों देना चाहिए? मतलब अगर रहता तो सही होता। द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज the solution of sulfur in carbon disulfide is an example of homogeneous mixture। ये भी बिल्कुल सही बात कर रहा है। जब सल्फर को तुम कोशिश करोगे दिस कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करने का, तो ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। मतलब उसमें आप डिफरेंशिएट, मतलब कंसंट्रेशन पूरा इक्वल होगा, तो एक कम फॉर्म्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1 एंड 3, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया है ना, तो दिस इज 1 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? पहले देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड। पहले हम क्वेश्चन आपको रीड कर दे रहे हैं, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, फिर हम आंसर बता देते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन esterification रिएक्शन, पहला है। दूसरा बोल रहा है हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप इज ऑयल एंड इट्स डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। दूसरा है निकेल, क्या थर्ड स्टेटमेंट क्या है? निकेल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। फिर से हम लोग ऑप्शंस में चल रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट
इन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो ये सही बात है, ठीक है। एक्चुअली कॉन्क H2SO4 हम लोग यूज करते हैं स्टेरिफिकेशन में। एक्चुअली व्हाट इज स्टेरिफिकेशन कोई पूछता है आपसे, तो दिस इज रिएक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है? स्टेरिफिकेशन क्या होता है? दिस इज अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन का बात कर रहा है, तो उसी को क्या बोलोगे? स्टेरिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में वाटर रिलीज होता है, समझ में आया? इस प्रोसेस में वाटर रिलीज होता है, तो ये जो वाटर है उसको डिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं। एक और बात याद रखना, एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है। तो यहाँ तो बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का बात किया है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ है एग्जाम्स में। यहाँ तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का बात किया है एंड कैटलिस्ट भी होता है, ये भी याद रखना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज कैट, एक सेकेंड, कैटलिस्ट भी होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, सही है स्टेटमेंट, ठीक है। द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सोप इज ऑयल एंड इट इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। गलत है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो पार्ट होगा। हालांकि मिसल्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग वहां पर देख लेंगे इसको। अभी बस ये जान जाइए कि गलत बात कह रहा है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हुआ? दिस इज वाटर से हटने वाला। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट एक्चुअली में कहां कनेक्ट हो जाएगा? दिस इज वाटर में, ठीक है, ना कि सोप में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। निकेल इज उल्टा कर दिया है, बस वर्डिंग उल्टा कर दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निकेल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। एक्चुअली में निकेल का हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ना, निकेल का हम लोग यूज करते ही हैं एज अ कैटलिस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। एक्चुअली में इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? हाइड्रोजनेशन। पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा है, टॉक अबाउट द हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो बेसिकली निकेल का यूज हम लोग करते हैं बेसिकली हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, जो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है, टू कन्वर्ट ऑयल इनटू द फैट, या फिर आप बेसिकली वनस्पति घी बोलते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। 59 सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। which one among the following pairs is not, ठीक है, सही नहीं है, करेक्टली मैच? नाइट्रोजन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन टेट्रावेलेंट, क्लोरीन 2 स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म्स एंड हीलियम डायटोमिक, ठीक है। डायटोमिक गैसेस का बात कर रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है। इसको तो देख के आपको पता चल रहा होगा, हीलियम एक्चुअली में एक नोबेल गैस है, ठीक है। हीलियम नोबेल गैस है, इसका मतलब क्या है? मोनो एटॉमिक गैस होगा, ठीक है। तो हीलियम क्या है? दिस इज एक्चुअली मोनो एटॉमिक गैस होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, क्योंकि नॉट का बात कर रहा है तो यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देख लो, नाइट्रोजन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही है, ठीक है। जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, ठीक है, यही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, वैलेंसी 4 होता है कार्बन का, तो टेट्रावेलेंट हो गया उसी तरह से, ठीक है। क्लोरीन 2 स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लोरीन के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप होता है जो स्टेबल है। जनरली हम लोग क्या बोलने लगते हैं? रेडियो एक्टिव होने लगता है, लेकिन यहां पर इसका 2 आइसोटोप है। एक होता है C35, दूसरा होता है C37। अगर रेशियो का बात करोगे, इन्वायरमेंट में किस रेशियो में एग्जिस्ट करता है, तो C35 ज्यादा है, इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। और बेसिकली 37 क्या है? एक है। इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी होता है, वो सी बोल रहे हैं बार बार, Cl होगा, वो कार्बन से याद आ रहा था, ठीक है। दिस इज क्लोरीन का बात कर रहे हैं, क्लोरीन 36, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है। क्लोरीन 36 रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप है जो स्टेबल फॉर्म में है, दैट इज Cl35 एंड Cl37, ठीक है। दोनों याद रखोगे। और दिस Cl36 क्या है? दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब चलो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है जी? पैकेज फूड आर पर्स्ड विद द नाइट्रोजन गैस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, ठीक है।
पहले एक बार आप भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। दूसरा है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस इन ऑर्डर मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। ठीक है, चलिए अब लाइन से हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, कुछ आंसर देना है तो जल्दी दीजिए। देखिए सबसे पहला हम लोग बात करें पैकेज फूड्स आर पर्स्ड विद नाइट्रोजन। ये तो हम सब जानते हैं कि बेसिकली पैकेज फूड क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन पर्ज किया रहता है, नाइट्रोजन गैस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए हम लोग नाइट्रोजन पर्ज उसमें किए रहते हैं। टूथ डिके स्टार्ट द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, ये भी सही बात है। टूथ का डिके जब माउथ एसिडिक नेचर का हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं टूथ डिके हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली माउथ एसिडिक ही होता है, लेकिन जब ज्यादा एसिडिक हो जाता है यानी 5.5 के नीचे आ जाता है पीएच, तब हम लोग बोलने लगते हैं कि बेसिकली टूथ डिके होने का पॉसिबिलिटी होता है। इसका मतलब क्या है, टूथपेस्ट जो यूज करते हो वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी बेसिक। ठीक है, टूथपेस्ट क्या होना चाहिए, बेसिक। तो टूथपेस्ट बेसिक होता है, टूथ डीके मतलब माउथ का एनवायरनमेंट क्या होने लगता है, एसिडिक होने लगता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग बेसिक यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए दिस इज करेक्ट। ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस इन ऑर्डर। देखो रिएक्टिविटी वाला के लिए आपके पास एक ही उपाय है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग बहुत बार बात करते हैं, दैट इज आगे आता रहेगा, हम लोग का काम तो हो रहा है ना यहाँ पर तीनों का, दैट इज एमजी। एमजी दूसरा कौन सा है, दिस इज आयरन। नेक्स्ट कौन सा है, एमजी के बाद दिस आयरन, और उसके बाद जिंक 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 जिंक। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज तो यही है, ऑर्डर यही दिया है क्या, एमजी पहला नंबर पर, नहीं यहाँ उल्टा कर दिया ना, तो एक्चुअली में जिंक यहाँ आना चाहिए फिर आयरन होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो बेसिकली क्या होगा, दिस इज 3 गलत है, तो 1 एंड 2 आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, which among the following pairs of the compound and chemical formula is not correctly matched। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी से देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का क्या दिया है, CaOCl2। सोडा ऐश Na2CO3। बेकिंग पाउडर क्या लिखा है जी, NaHCl2 लिखा है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2C in this CaSO4 4H2O। ठीक है, हालांकि देखोगे तो इसका एक्चुअल में आंसर तो समझ रहे हो ना कि दिस इज बेकिंग पाउडर होगा। ये क्या होता है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला, दिस इज NaHCl2 नाम का कंपोनेंट हम लोग बात ही नहीं करते इसमें, NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जी, दिस इज NaHCO3। ठीक है, इसी का बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का यूज करते हैं। खैर लाइन से भी देख लो। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, दिस इज CaOCl2। CaOCl2 को बेसिकली आप क्या बोलते हो, कैल्शियम दिस हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हो, दिस इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जानना चाहिए इसके बारे में, कभी कभार नाम भी दे देता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का बात कर रहा होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ये भी आपको पता होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्लैग्ड लाइम लेते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या लेते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम को हम लोग क्लोरीन से, क्योंकि बेसिकली देखो कंपोनेंट क्या है, क्लोरीन, तो Cl2 से रिएक्ट करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, इस तरह का बात होता है, तो यही तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यूज क्या किए हम लोग, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम मतलब समझ रहे हो ना, स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग्ड लाइम वर्ड यूज कर रहे हैं। सोडा एस जानते ही होंगे, सोडा एस Na2CO3। एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं सोडा एस जब ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, एनहाइड्रस बोल सकते हो, मतलब वाटर नहीं होगा। ठीक है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं सोडा एस। देखो इसमें वाटर नहीं है, डॉट H2O करके नहीं लगाया है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं इसको सोडा एस। ठीक है, बेकिंग पाउडर समझ गए, दिस इज NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर देखोगे तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ 2 इधर लिख दिया है, एक्चुअली में हाफ H2O करके हम लोग लिखते हैं इसमें, तो बेसिक फॉर्मूला इसका CaSO4 हाफ H2O होता है।
लेकिन टेक्निकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ H2O, ठीक है। ये CaSO4 दिस 2H2O भी मानोगे इसको, मतलब जो ये लिखा है ये एक्चुअल में जिप्सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन हाँ उसी से हम लोग बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए सही माना जा रहा है। ऐसे भी आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है, उस केस में बेकिंग पाउडर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इसको डिटेल से पढ़े हुए भी हैं, चलो फिर से देख लेते हैं। द टेम्पोररी हार्डनेस इन द वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। दूसरा है द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ द calcium and magnesium. The permanent hardness in the water is removed by adding Na2CO3 टू वाटर, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर देना है, दीजिए हम आपको बेसिक इसके बाद बारे में हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पहले ही बात कर देते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हार्ड वाटर कहते हैं किसको। देखो हार्ड वाटर जनरली यूज करते हैं जिसमें मतलब आप बोल सकते हो कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल ज्यादा प्रेजेंट होता है डिफरेंट कंपोजिशंस में, ठीक है। अब जैसे टेम्पोररी हार्डनेस का, इसमें भी दो तरह का हार्ड वाटर होता है ना जी, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो दोनों में किसका बात की हम आपसे, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही होगा बेसिकली, ठीक है। दिस इज प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम, यहां पर लिख रहा है ना। एक्चुअली टेम्पोररी हार्डनेस तब वर्ड यूज करते हैं जहां कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, ठीक है। टेम्पोररी हार्डनेस कब यूज करते हैं, कार्बोनेट भी दिया रहता है तो हम सही मार्क करते हैं, ठीक है, अभी भी सही करेंगे। दिस इज बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तब हम लोग यूज करते हैं दिस टेम्पोररी हार्डनेस। वहीं अगर परमानेंट हार्डनेस का बात करोगे तो परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड और सल्फेट आ जाता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस में दिस इज क्लोराइड और सल्फेट आ जाता है, ठीक है। तो पढ़ लो उसको भी। पहला तो सही हो गया, द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड्स एंड सल्फेट, एक्चुअली में यही डेफिनेशन ही है इसका, दिस इज करेक्ट। तो आपसे कोई पूछेगा परमानेंट हार्डनेस, यहां लिखने का जरूरत नहीं है, डेफिनेशन ही यही है परमानेंट हार्डनेस का, ठीक है। द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग Na2CO3 टू वाटर, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑल ऑफ द अबव। कौन दिया आंसर, गुड, ऑल करेक्ट, सही बोल रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, ठीक है। एक बार आंसर आप भी देने का कोशिश कीजिए इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिसल्स का बात कर रहा है, ठीक है। मिसल्स इज नॉट करेक्ट। मिसल्स हम लोग किस में बात करते हैं, ये टॉपिक आपका सोप में आता है, ठीक है। सोप मिसल्स वर्ड यूज का करते हैं, सोप मिसल्स। सोप मिसल्स एक्चुअली में काम कैसे करता है बाद में ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। पहले समझो सोप मिसल्स क्या ही ज्यादा बात होगा, ठीक है। जैसे ग्रीस होगा, ग्रीस या ऑयल होगा, ठीक है। तो उसमें सोप मिसल्स में क्या होता है कि दो एंड होता है, एक को आप बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। फोबिया वर्ड से क्या मतलब है, दैट इज उससे डर, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा होगा, जो बेसिकली वाटर से डरेगा, तो किस में चिपका रहेगा, ग्रीस पर, ठीक है। किस पे चिपका रहेगा, ग्रीस पर। वहीं हाइड्रोफिलिक एंड किधर होगा, वाटर में डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व होगा, वही उसको पकड़ेगा और उठाकर चल जाएगा, ठीक है। उसी को पकड़ के उठाकर बेसिकली निकल लेता है। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है, जनरली हम लोग बात करते हैं CO माइनस वाला कंपोनेंट इधर होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो दिस इज CO माइनस Na, उस तरह का बात करते हो, तो ये ऐसे ही काम करता है। तो मिसल फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। अब चलो ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आंसर दिए हो, गुड, ठीक है। एक बार देख लेते हैं उसके बाद। सोप मॉलिक्यूल्स आर सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, नॉट पूछा है ना, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता ही है, वही तो है बेसिकली सोप, ठीक है। तो सोप का डेफिनेशन ही हम लोग शायद लिखे हैं, यही लिखा ही जाता है, सोप मॉलिक्यूल्स आर सोडियम एंड द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। मिसल्स प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्सन, नहीं, आयन आयन रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड के कारण होता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ग्रीस गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, यही तो बनाने का कोशिश की है कि ग्रीस कहां सेंटर में कलेक्ट हो जाता है। सोप मिसल्स स्कैटर लाइट, ये भी सही बात है, समझने का कोशिश करो। जो
दिस मिसल्स है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। मिसल्स जो है बेसिकली टिंडल इफेक्ट दिखाता है, सोप मिसल्स। इसका मतलब उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में आइए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिस एंड एल्कली। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बेस अल्कली में क्या ही पूछ लेगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। सोच के देखिए इसमें, ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आगे पढ़ने का जरूरत है क्या, खुद सोच के देखो। बोल रहा है ऑल बेसिकली दिस बेसिस, ठीक है। कैसे ऑल वाला, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होगा ही ना, ठीक है। बेसिस ऑफ कोर्स डिसॉल्व इन वाटर, बेसिस डिसॉल्व इन वाटर बट नॉट ऑल, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि उसको 4 बार सोचो, जनरली गलत हो जाता है, ठीक है। अब जैसे तुम देख लो, मान लो हम दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड का बात कर लें, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या है ये, बेस ही है, लेकिन दिस इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इस तरह का कुछ एग्जांपल है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। तो इसको बेसिकली समझिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यही खास बात है इस एग्जाम का। देखो ये गलत हो गया 1 2, ठीक है। अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ हमको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है, तीसरा चौथा तो हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा तो, ठीक है। बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है। एक्चुअली में व्हाट इज अल्कली, जब आपसे पूछेगा व्हाट इज अल्कली, तो आप बोलोगे बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, यही तो डेफिनेशन है जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी, ठीक है। आगे भी देख लो, अल्कली इज सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोसिव। देखो अल्कली जो है बेस का ही नेचर सारा दिखाता है, ठीक है। अल्कली जो है बेस का ही नेचर दिखाता है, तो इसका मतलब क्या है, दैट टिपिकली बेस वाला होगा। तो उसका मतलब बिटर टेस्ट का बात करेंगे, बेस का टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। सोपी या फिर स्लिपरी टाइप का आपको लगेगा, ठीक है। कोरोजन करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कैन बी कोरोसिव। बिटर टच में वो सोपी टच या फिर स्लिपरी टच रखता है तो भी सही होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कली जनरेट्स हीट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे आप NaOH का ले लो, एग्जाम्पल किसका ले सकते हो, NaOH का ले लो, तो इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी हीट इज रिलीज, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो गया 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इनफैक्ट, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 65। थोड़ा आंसर देने का लास्ट क्वेश्चन तो कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पहले मैं एक बार जस्ट रीड कर दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया तो फिर सोचना ही नहीं है, सही तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जर्मेनियम, टेलुरियम एंड कॉपर आर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। The two isotopes of chlorine occupy the same position in the periodic table. The metallic property of calcium, barium, beryllium, this follows the order, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। पहले तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। ये एक फिगर है, एटॉमिक रेडियस का बात कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक रेडियस इधर आपका घटेगा, ठीक है। तो बेसिकली उल्टा दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बेसिक बात समझ लेते हैं, उससे आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में बेसिकली ये क्या दिखा रहा होता है, बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ शेल्स का बात करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आ रहा है एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं आप जैसे जैसे इधर जाएंगे, मतलब मूव करेंगे दिस इज लेफ्ट में, तो क्या होगा, न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ दिस प्रोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब ऑर्बिट तो सेम है, तो उसके पास खींचेगा। तो इधर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा ना, तो यही पूछा है, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, ये गलत है, उल्टा होना चाहिए था ये स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा देखिए, जर्मेनियम, टेलोरियम एंड द कॉपर आर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, ठीक है। बेसिकली कॉपर ट्रांजिशन मेटल्स है, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है। लेकिन जर्मेनियम और टेलेरियम को देखोगे तो ये जो जिगजैग सा सीरीज बनता है, ये वहां पर लाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेटलवाइड्स है, ये दोनों क्या है, मेटलवाइड्स है। कॉपर ट्रांजिशन मेटल्स है, इसलिए आपको कंफ्यूज करेगा वहां पर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेटल वायर्स, मतलब जब तक इसको ध्यान नहीं दोगे गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये पहला दूसरा गलत हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 3 एंड 4 है ना जी, ठीक है, दिस इज 3 एंड 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा। द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन ऑक्यूपाई द, अब भाई आइसोटोप है तो सेम ही पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग पोजीशन कैसे फिक्स करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है, तो चौथा तो आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, वो स्टेटमेंट ऐसे ही सही है, ठीक है ना। ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपके समझने के लिए, मन होगा तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग अभी सीडीएस का क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सीडीएस 12 तारीख को, 12 अप्रैल को हुआ है, उसका है, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सीडीएस में एक प्रॉपर पैटर्न है, 120 क्वेश्चन में 30 साइंस का दिया है, जिसमें 10 बायोलॉजी का है, 10 केमिस्ट्री का है और 10 फिजिक्स का है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा आंसर देने का पहले, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब समझो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस इज अबाउट द न्यूटन्स लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो है उसी के बारे में बेसिक बात पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है एक बार देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ये सब आगे आगे पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इस तरह का भी वर्ड मतलब समझो, डिस्प्लेसमेंट और इन सब का मतलब नहीं होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं लिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब है क्या इस तरह का बात करने का, मतलब फोर्स अपने आप में क्या है, दिस इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब नॉट द रेट, मतलब समझने का कोशिश करो, फोर्स इज रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका बात करते हैं, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो चुका है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स, यही होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ this momentum of a body is equals to applied force, सही मार्क किए हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा बेसिक भी इस पार्ट में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोग न्यूटन्स लॉ का बात कर रहे हैं, आप बेसिकली समझ रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बात करते हैं तो 3 लॉ है न्यूटन का। न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है, अगर प्रैक्टिकली समझोगे तो वो बस इतना ही बात करता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, ये पहला है, ठीक है, यही बात कर रहा होता है, एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जितना भी फोर्सेस है, जैसे मतलब आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 ये जोड़ दोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, यही बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो दैट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ गैलीलियो भी वर्ड यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी में बात करते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो दैट विल रिमेन इन रेस्ट, यही हो जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और अगर बॉडी मोशन में है तो दैट विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, इनर्शिया का बात कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, कल एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे शायद, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन से रिलेट किया था, उसके बारे में बात कर रहा है। चलो सेकेंड लॉ देखो, लॉ सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोल रहा है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स अप्लाइड होगा, यानी फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है सेकेंड लॉ, ठीक है। यानी ये बोलता क्या है, दिस इज फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू rate of change of momentum, rate of change of momentum, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इधर लिख दे रहे हैं मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझ रहे हो तो हम इसको बेसिकली अगर इसमें इक्वेशन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो ना कि F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा P बाई डेल्टा टी। एक्चुअल इक्वेशन यही आता है कि डेल्टा P बाई डेल्टा टी, फोर्स इक्वल्स टू इतना आ गया। अब डेल्टा P मतलब मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज m1v1 इक्वल्स टू m1v1 इक्वल्स टू m2v2 का बात करते हैं। तो यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, मास बाहर कर ले रहे हैं, v1 v2 जो कर रहे हैं उसको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कर ले रहे हैं माइनस u, ठीक है, डिवाइडेड बाई t, यही है ना, ठीक है, दिस इज t। और v माइनस u बाई टी इक्वल्स टू क्या होता है a,
एक्सेलरेशन, v माइनस ये वाला टर्म समझ में आ रहा है जी, दिस इज v माइनस u बाई टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं ना इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो लेकर आते हो वो यहां से लेकर आते हो कि बेसिकली फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, एम भी। ठीक है, अब चेंज का बात कर रहा है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी एम भी माइनस एम यू। ठीक है, तो एम बाहर ले लिए, ऐसे लिख लिए, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम था, दैट इज डेल्टा टी था, वो हो गया टी। तो इसका मतलब क्या होगा, v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, तो आ जाता है यही सेकंड लॉ है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, ऐसे आप रटते क्या हो, एक्सप्लेन्स द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ आप क्या जानते हो, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यही तो आया हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा थर्ड लॉ क्या बोलता है जी, थर्ड लॉ यही बात कर रहा होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो उसी में हम लोग थर्ड लॉ का बात करते हैं। ये क्लियर है स्टेटमेंट्स, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लाइन से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? पहले तो हम लोग को यही समझना होगा कि ट्रिपल पॉइंट हम लोग बोलते किसको है। ठीक है, पहले आंसर आप दीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये बात तो आपको समझ में आता है ना, एक यूनिक टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन का बात करता है, एक यूनिक टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन का बात करता है जहां तीनों फेज ऑफ द वाटर प्रेजेंट हो। बेसिकली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का बात कर रहा है, यानी तीनों फेज ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, यानी वाटर इज इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस फेज। इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब तीनों अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा, यानी लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अपने आप में बेसिकली एक थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एग्जिस्ट करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर। उस टेम्परेचर को बोलते हैं, दिस इज 273.16 केल्विन। ये ऑप्शंस इजी दिया हुआ है, ये देख के भी एलिमिनेट कर सकते थे आप। ठीक है, तो 273.16 केल्विन, इसका मतलब कितना होता है, दिस इज 0.01 डिग्री सी। ठीक है, सेंटीग्रेड में बात करोगे तो यही लिख सकते हैं। प्रेशर होता है, दिस इज, हाँ ये वाला होगा 6.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पास्कल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द कंडीशन फॉर द ट्रिपल पॉइंट, दिस इज एक्चुअली द कंडीशन फॉर द ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज, अच्छा आप लोग एक छोटा सा काम कर लिया कीजिए, कहीं शेयर कर सकते हैं तो कर दिया कीजिए। ठीक है, वीडियो को काफी कम लाइव लोग रहते हैं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप ऑप्शंस देखते ही मार्क कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन पूछा है इसमें। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का जब बात करते हो, वो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कहते किसको है, कुछ वर्ड हम लोग यूज कर रहे होंगे ना। देखो एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट कंडक्ट करने का मटेरियल का एबिलिटी है, मतलब दिस इज एक्चुअली मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, कह सकते हैं हम लोग, दिस इज एक्चुअली द मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, कैसे वो हीट को कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रखेगा, मतलब हीट ट्रांसफर वहां ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वहां ज्यादा होगा जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। ये बेसिक बात आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसमें होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैसेस में होता है। ये बेसिक बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, हालांकि इतना ही जानने से मेरा आंसर तो निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, लीस्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो लीस्ट इसमें गैस कौन है जी, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे कम क्या हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आ जाएगा आपका, दिस इज लीस्ट थर्मल कंडक्टिविटी में, लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में आ जाएगा। इवन दो अगर आपको सब में कंपेयर करना होगा तो भी जान के रखिए, सबसे ज्यादा कॉपर का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्चुअली में यहाँ कॉपर का होगा, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम के बाद वाटर का होगा, और वाटर के बाद आपका H2 गैस का होगा। ठीक है, तो यही एक्चुअल इसका दस थर्मल कंडक्टिविटी का हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? 68 का ए लिखे हो, हाँ सही लिखे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। विच वन अमंग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स
used microprocessor in their hardware technology। ठीक है, हम लोग जब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं तो आपको बेसिकली कौन सा जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग 4 का बात करते हैं, यहां हम फर्स्ट भी लिख देते हैं, यहां फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन भी लिख देते हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स पे था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स पे था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन हम लोग ट्रांजिस्टर्स का बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन किस पर बेस्ड है? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं। यानी हम आपको क्या बता रहे हैं, इधर जनरेशन और इधर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से स्पेसिफिक, वैसा नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग दिस कंप्यूटर का जनरेशंस का बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में पहला जनरेशन है दैट इज बेस्ड ऑन वैक्यूम। एक बार सुन लो फिर हम लिख देते हैं, पांचों का लिख देंगे। पहला हम लोग बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स का, दूसरा ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन क्या आता है? ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी का बात करता है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, फोर्थ जनरेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, वो फोर्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम लोग जो एडवांस कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद भी रखिएगा, जरूरी है। इसमें हम किसका बात किए? वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, दूसरा हम किसका बात किया आपसे? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, थर्ड जनरेशन क्या था? आईसी, मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फोर्थ जनरेशन जब बात करोगे, दिस इज, यही तो क्वेश्चन पूछा है, आंसर तो यही हो जाएगा, तो इसको मार्क कर लिया जाए, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तो खासा आपको याद होना चाहिए, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन बताओ। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन क्या हो जाएगा? दिस इज एआई, दिस इज एआई एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो दिस इज एआई, ये भी क्वेश्चन पूछना है, मतलब पूछा जा सकता है, एआई एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं, तो यही जनरेशंस होता है, आपको पता होना है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स का बात किए, दूसरा हम लोग सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स का बात किए। ट्रांजिस्टर्स नहीं है जी, ट्रांजिस्टर्स है, एन होना चाहिए। ट्रांजिस्टर्स का बात किए, थर्ड जनरेशन हम लोग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का बात कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का बात किया, और फिफ्थ जनरेशन हम लोग एआई और एडवांस कंप्यूटिंग का बात किए। ये समझ में आया? दीज आर द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ऑन विच द कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है वी हैव डिवाइडेड इन द जनरेशन। इस बेसिस पर हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री को 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग किस पर आ चुके हैं? दैट इज एआई एंड एडवांस कंप्यूटिंग का बात करते हैं, यही चल रहा है। An X-ray, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 70। ठीक है, an X-ray beam can be deflected by। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है जी। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो बेसिकली समझिए, आंसर तो टाइप कीजिए, इसका आंसर टाइप कीजिए। एन एक्स रे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई, देखो एक्स रे बीम है क्या, अपने आप में समझोगे तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते हो ना जी, इसके बारे में तुम लोग 50 बार जानते हैं। ठीक है, कि बीच में क्या होता है? विबग्योर, GYOR। ठीक है, विबग्योर। इधर क्या होता है? इंफ्रारेड। इधर क्या होता है? माइक्रोवेव। इधर क्या होता है? रेडियो वेव। ठीक है, इधर जाओगे तो यूवी होता है, इधर एक्सरे होता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सरे, और इधर होता है आपका गामा रेस, गामा रेस। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक्स रे किससे डिफ्लेक्ट होगा? ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम बना दिए, तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्स रे क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब इसमें फोटॉन्स होता होगा, फोटॉन्स के पास तो कोई चार्ज होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसके में फोटोन होता होगा, और फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करेगा कैसे? जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर पाएगा? एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है? चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तो ये दोनों किसको डिफ्लेक्ट करता है? दिस इज चार्ज्ड पार्टिकल रहेगा तब, चार्ज्ड पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अदरवाइज ये डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं है। इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत बात है। ठीक है, नाइदर एक्स रे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, किसी से नहीं होगा, तो क्या लिखोगे इसमें? दिस इज नीदर
एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? थोड़ा सा हाँ सही लिखे हो, ठीक है। एक और कहानी याद करो पुराना, ठीक है। न्यूट्रिनो को हम लोग बोलते हैं घोस्ट पार्टिकल। न्यूट्रिनो को क्या वर्ड यूज करते हैं? घोस्ट पार्टिकल। न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल बोलते ही क्यों है? क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज नहीं है तो इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है, इसलिए क्या वर्ड यूज कर देते हो? दैट इज घोस्ट पार्टिकल। उसी तरह से इसका डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है जब तक उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी स्पेक्ट्रम का बात की, जो रेडिएशन है उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, फोटॉन्स होता है विच इज न्यूट्रल, ठीक है। फोटॉन्स होता है विच इज न्यूट्रल। चलो दिस इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आप लोग को शिकायत रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछ रहा है, तो जो बेसिक पूछता है उसको बनाते भी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर in front of concave mirror, ठीक है। पता चल गया कॉन्केव मिरर का बात कर रहा है, उसके सामने 15 मीटर पर रखा, 15 सेंटीमीटर पर रखा है, विथ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहां आर का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इमेज फॉर्मेशन? अब ये सब दिया हुआ पढ़ते रहा जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, ठीक है। देखो पहले यहां पर हम कुछ बेसिक फॉर्मूला का बात कर रहे हैं। पहले तो जब आपसे कुछ भी पूछे कि इमेज फॉर्म्ड कितना दूरी पे होगा, वही सब क्वेश्चन में ऑप्शन में है ना। द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो उस तरह का जब बात कर रहा हो तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली मिरर का फॉर्मूला शायद आप जानते भी होंगे, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f क्या है? यहां फोकल लेंथ का बात कर रहे हैं, v क्या है? दिस इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आपसे पूछा क्या है? इमेज फॉर्म्ड, यानी बेसिकली u का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, बाकी वैल्यू प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब प्रोवाइडेड कहां है? पहले तो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। चलो कनकेव मिरर बना देते हैं, ठीक है। दिस इज द कनकेव मिरर। अगर आपको साइन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, तो जब ऑब्जेक्ट इधर होता है तो निगेटिव, या कुछ भी इधर होता है ऑब्जेक्ट या इमेज, जो भी हम लोग उधर बनाए हैं उसमें साइन इधर आएगा तो निगेटिव, इधर साइड होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इस चीज को याद रखने का भी तरीका है। जो आपका नंबर सिस्टम होता है उसमें इधर क्या होता है? पॉजिटिव लिखते हो ना, 1 2 3 ऐसे, और इधर क्या लिखते हो? -1 -2, तो ये क्या हुआ? निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ही याद रखिए, ठीक है। तो बेसिकली इधर जब होगा, मतलब इस आपका राइट साइड हो रहा है तो दैट इज नेगेटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव। क्लियर है मेरा बात? अब यहां पर देखिए क्या दिया है। द इमेज इज फॉर्म 15 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब u दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है? इसके सामने रखा है, तो इधर रखेंगे तो माइनस लिखेंगे, चलिए माइनस लिख देते हैं। दिस इज -15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये सबसे मतलब नहीं है, यूनिट उतना चेंज नहीं किया है इसमें, तो 15 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? r/2, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। हालांकि ये कनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से मार्क करेंगे और फोकल लेंथ यहां मार्क करेंगे, आधा डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो इन माइनस, ठीक है। तो -20 सेंटीमीटर लिख दें। -20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर। तो दिक्कत तो नहीं है, इतना ही करना था, बाकी तो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। इसके बाद चलो उसी इक्वेशन में अब क्या कर रहे हैं? पहला वाला इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिखा है जी? 1/f, f का वैल्यू कितना निकाले हो? 1/-10 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1/v, यही तो निकालना है हमको, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्लस 1/u, u कितना है? दिस इज -15, ठीक है, -15। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से देखो,
अब इतना छोटा छोटा इक्वेशंस खुद से सॉल्व करना चाहिए, हालांकि आपको इसको इधर ले आएंगे 1/15 माइनस 1/10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इधर ऐसे लिखेंगे 30, ठीक है, 30 और इधर क्या आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3, यानी -1/30। तो v कितना हो गया, v कितना हो गया, v इज -30। -30 का मतलब इन फ्रंट ऑफ दिस कनकेव आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन देखो तो, द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यही तो होना चाहिए। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, नहीं, द इमेज इज 60 तो बात ही नहीं हो रहा, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस, ये दोनों तो बात ही नहीं होती। ए होगा ना जी, क्या मार्क किए हो तुम, 71 का क्या मार्क किए हो, एक बार चेक करो इसको, ठीक है। 71 तो दिस -30 आ रहा है, तो ये बेसिकली ए होना, द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यहीं पर तो रहेगा, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, ठीक है। ये माइनस में आया है, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ए, ठीक है। तो सेम साइड में इमेज बन जाएगा, क्लियर है। 71 का ये होगा, ठीक है ना। गलत किए हो, 60 सेंटीमीटर पता नहीं क्यों लिख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज ए। इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार जल्दी से बता दो, ठीक है। कैसे निकाले, कहीं दिक्कत है साइन कन्वेंशन इन सब में, ठीक है। ऐसे देखोगे तो इसमें बेसिकली लाइट कन्वर्ज होता है, ऐसे भी इसी साइड आता है, तो दैट इज निगेटिव ही होगा। अच्छा, मिस्टेक, ठीक है, अब समझ गए ना। फोकस आप गलत ले लियो, फोकस इक्वल्स टू r/2 होगा, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following statement regarding the electrical resistivity of the conducting wire is correct? ठीक है, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी आपको पढ़ना ही है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे तो उसमें पढ़ते क्या हो, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के बारे में तो पढ़ते ही हो। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी R इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, दिस इज रेसिस्टेंस, इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू ρL/A, ठीक है। तो ये रो जो है दिस इज द रेसिस्टिविटी, दिस इज द रेसिस्टिविटी, और R क्या है, रेजिस्टेंस। L is the length of the wire and A is the cross sectional area of the wire. चलिए समझ में आ गया, तो यही पूछ रहा है। अब इसी में देखते हैं क्या क्या पूछेगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर, रेसिस्टिविटी रो को लेंथ से रिलेट कर रहा है, कोई रिलेशन होगा नहीं होगा, ठीक है। द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस इफ द लेंथ, अगेन लेंथ और रेसिस्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। एक्चुअली रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली टू थिंग्स, हम लोग बोलते हैं, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर। बात समझ रहे हो, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो रेसिस्टिविटी है ये बेसिकली नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, वो बेसिकली मटेरियल का रेसिस्टिविटी को फर्क डालता है। तो दोनों तो गलत हो गया। द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज, बिल्कुल सही बात है, रेसिस्टिविटी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ रहे हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ए का बात कर रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा है, सी। आंसर कौन सा हो गया जी, सी। हाँ, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑल्सो, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होता है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 73, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल इज करेक्ट। चलो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर रहा है। प्राइमरी सेल इज रिचार्जेबल, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होता है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है, तो स्टेटमेंट उलट दिया ना, सेकेंडरी सेल कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक्चुअली प्राइमरी सेल, सॉरी, दिस प्राइमरी सेल कैन बी यूज्ड ओनली वंस, ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा। दूसरा, दिस सेकेंडरी सेल जो है रिचार्जेबल होता है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है।
द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी पर यूनिट करंट। ये सही है एक्चुअली में। एक और देख लो ऑप्शन इजी सा दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल। नहीं, यूनिट क्या होता है ईएमएफ का? दैट इज वोल्ट। ये तो सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दिस इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज, ईएमएफ मतलब समझ लो ना, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? डेफिनेशन वाइज अगर बात करोगे तो आप बोलते हो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हो? ईएमएफ किसको बोलते हो? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसलिए ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं दैट इज पावर बाय करंट होता है, ठीक है। दैट इज ईएमएफ मतलब क्या होता है? कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है ईएमएफ, कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है बाय करंट, ठीक है। इसमें बात करते हैं पावर बाय करंट में, हम लोग इसको रिलेट कर लेते हैं। क्लियर है मेरा बात? हाँ, इजी है, एलिमिनेट करके भी आ जाता। चलो एक और न्यूमेरिकल दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर above the ground with the speed of 10 meter per second. The time at which the object will hit the ground, g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस एक बार खुद से भी आप बनाने का कोशिश कीजिए, हम आपको बेसिकली बताते भी जा रहे हैं, ठीक है। तो हम में से फास्ट आंसर लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप तो रफ में ही बना रहे हैं। देखिए यहां पर क्या बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर, यानी बेसिकली एक हाइट ले लेते हैं, ये कलर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज हाइट, क्या ले रहे हैं हम लोग? हाइट हम लोग ले लेते हैं 45 मीटर, ठीक है। यहां से क्या किया, ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली फेंका, यानी इसको क्या किया, ऐसे फेंका, ठीक है। ऐसे फेंका तो ये प्रोजेक्टाइल लगाएगा और थोड़ा दूर बाद आगे जाके ऐसे गिर जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। 45 मीटर अबव द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 10, अच्छा भेजने का स्पीड क्या था ये भी दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग जनरली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो डेटा अवेलेबल है इसके लिए हम लोग जो बेसिक इक्वेशन है वही लगाते हैं, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये लगेगा ना जी, हाफ gt स्क्वायर। तो हाइट तो दिया हुआ है, कितना दिया जी? 45। इनिशियल वेलोसिटी कहां है? 0 है, यहीं से तो भेज रहा है, तो 0 इंटू टाइम t, ठीक है, प्लस हाफ, हाफ g का वैल्यू बोल दिया वहां पर, देखो 10, ठीक है। हम अपने से 9.8 नहीं लिखेंगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम निकालना है तो इंटू टाइम का स्क्वायर कर दो, निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा कटकुट कटकुट खेलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में कटकुट कटकुट खेल लो, ठीक है। कटकुट कैसे खेलोगे? देखो 45 इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, 45 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 है, 0 हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज 5 हो गया, यहीं पर कर देते हैं, ऐसे इधर ले जाओगे तो 90 और डिवाइडेड बाय वो मतलब 10, दैट इज 9 आ गया। तो हम डायरेक्टली लिख दें क्या, दिस इज, चलो यहाँ पर पूरा ही लिख लेते हैं, दिस इज 5t स्क्वायर, क्लियर। अब इसका मतलब क्या हो गया, t स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जा रहा है ना, 9, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 3 सेकेंड। क्या आया आपका? हाँ, गुड, सही है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई बेसिक न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो इसमें मत बोलिए कि हाँ बहुत न्यूमेरिकल पूछ लिया है, इस तरह का बात पूछा जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही था, लास्ट है ये, ठीक है। तो इसमें आ जाइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेव, ठीक है। वेव के बारे में पूछ रहा है, यानी वेव के बारे में सुनते ही क्वेश्चन इजी सा, यानी इसमें 10 में से 10 स्कोर किया जा सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो एक बार चेक कीजिए, फिजिक्स में हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें आपको टफ लगा हो, 10 बनाया जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेव, ठीक है। पहला है, इफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोल रहा है, यानी पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, ठीक है। पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बिल्कुल सही बात कर रहा है,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम लोग ऐसे भी याद रखे हैं कि लॉन्ग डायरेक्शन में, लंबे डायरेक्शन में जो चलता है उसी को क्या बोलते हैं, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट द साउंड वेव, ठीक है, तो साउंड वेव इसका एग्जांपल है, ठीक है, साउंड वेव, साउंड, देखो स्पेलिंग गलत होगा फिर आप हंसोगे मेरा मतलब का, साउंड वेव, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज साउंड वेव, ठीक है। एग्जांपल उसका दी, इफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी बेसिकली इस तरह से जब बनाते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ठीक है, तो मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, और बेसिकली पार्टिकल किधर ये हो रहा है, इससे 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड ट्रांसवर्स वेव। जैसे लाइट वेव का एग्जांपल ले लो, या वाटर में जो वेव चलता है, ठीक है, लाइट वेव, वाटर वेव, पानी में जो होता है वो क्या है, इसी का एग्जांपल। अच्छा, इसमें साउंड वेव के अलावा लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल मालूम है, स्प्रिंग का भी बात कर सकते हो, स्प्रिंग में भी वो सही होता है। स्प्रिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रेरिफ्रैक्शन। साउंड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रेरिफ्रैक्शन, उसी के लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रेरिफ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रेरिफ्रैक्शन, उसके लिए बात करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ट्रांसवर्स वेव में इन्वॉल्व चेंज इन द शेप ऑफ द मीडियम, ठीक है, ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स वेव जब ऐसे ऐसे चलेगा तो इट कैन चेंज द शेप, मतलब इसमें क्या होता है, एक क्रेस्ट होगा और दूसरा ट्रफ होगा, ठीक है, जैसे इसमें ऊपर वाला को क्या बोलोगे, दिस इज क्रेस्ट, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, ट्रफ, तो ये तो शेप चेंज कर देगा ना जी, ठीक है, ये शेप चेंज कर देगा। जैसे देखते हो पानी बहता है, मान लो रिवर के किनारे गए, उसमें पानी जैसे फ्लो कर रहा है, तो उसका देखते हो डायरेक्ट ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, यानी वहां पर भी शेप चेंज कर देता है, ठीक है। वहीं दस whereas longitudinal wave involves the change in the density of the medium, ये भी सही बात है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रेरिफ्रैक्शन, मतलब वहां डेंसिटी हमेशा चेंज होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रेरिफ्रैक्शन, यही साउंड का फ्लो होता है। जैसे यहां से हम बोल रहे, आवाज गया, फिर कॉम्प्रेस हुआ, फिर रेरिफ्रैक्शन, कॉम्प्रेस रेरिफ्रैक्शन, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली डेंसिटी बाय प्रेशर चेंज होता रहता है, दैट इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसी के साथ सीडीएस का जो 12 तारीख को एग्जाम था, 12 अप्रैल को, हम लोग उसका सारा क्वेश्चंस बना चुके हैं। 30 क्वेश्चन साइंस में है, आपको बनाना चाहिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे रिसेंट जितना भी एग्जाम्स होता रहेगा उसमें साइंस का जो क्वेश्चंस है उसको 9:30 में डिस्कस करते रहें, ठीक है। तो उससे चलिए कम से कम जो रिसेंट क्वेश्चंस आ रहा है आपको आइडिया भी लगता रहेगा, इधर उधर से मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको साथ में बनाते रहिए। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट कीजिए, और एक काम कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, ठीक है, वो भी जरूरी होता है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।